बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेसर सुहेल अरशद आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डेटाबेस का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 32 और नॉर्मलाइजेशन का बनता है। तो चलिए आइए आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के हमारे टॉपिक्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डाटा इंटीग्रिटी क्या है और डाटा इंटीग्रिटी की दो टाइप्स कौन सी हैं। उसके बाद हम देखेंगे कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो नॉर्मलाइजेशन से पहले हमारे टेबल्स के अंदर होती हैं। उन प्रॉब्लम्स में सिनोनिम का मसला है, होमोनिम का, रिडंडेंसी का, म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा का। ये चार मसाइल हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी टाइप की जो है वो एनोमलीज पाई जाती हैं डेटाबेस के अंदर। उसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन देखेंगे, नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसकी कितनी नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म्स हैं। और उसके बाद उसके अंदर हम देखेंगे हमारे पास फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है और ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। तो चलिए आइए आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है डाटा इंटीग्रिटी का। डाटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी एंड करेक्टनेस ऑफ डाटा। डाटा का कंसिस्टेंट होना और डाटा का करेक्ट होना। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हम डाटा को जितनी दफ़ा भी गेट करें वो हर दफ़ा सेम रिजल्ट दे। वो कंप्लीट होना चाहिए, वो होल होना चाहिए। जब हम कंसिस्टेंसी एंड करेक्टनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारी रिलायबिलिटी का फैक्टर भी आ जाता है, ट्रस्टेबल होने का फैक्टर भी आ जाता है। जितना डाटा हमारा कंसिस्टेंट होगा, जितने डाटा में हमारे इंटेग्रिटी ज़्यादा होगी, उतना ही वो ट्रस्टेबल होगा, उतना ही वो हमारे लिए रिलायबल होगा। डाटा इंटीग्रिटी के लिए जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं ये कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स हैं। कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें डाटा इंटीग्रिटी को अचीव करने में मदद देते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह की डाटा इंटीग्रिटी होती है। एक को हम कहते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी, एक को हम कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी वो इंटीग्रिटी है जो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट के अंदर पाई जाती है, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वो इंटीग्रिटी है जो फॉरेन की कंस्ट्रेंट के अंदर पाई जाती है। स्टूडेंट्स, हमारे पास एंटिटी इंटीग्रिटी अगर हम अचीव करें तो उसके लिए कौन से कंस्ट्रेंट हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, जो हम नज़र में रखेंगे, जिन कंस्ट्रेंट्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम एंटिटी इंटीग्रिटी को अचीव कर लेंगे। एंटिटी इंटीग्रिटी अचीव करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही माइंड में रखना है कि हमारा जो भी रिलेशन होगा उसके अंदर जो प्राइमरी की का एट्रीब्यूट होगा वो नल नहीं होगा और दूसरा वो डुप्लीकेट नहीं होगा। ये दो चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है कि एक चीज कि हमारे टेबल के अंदर प्राइमरी की होनी चाहिए, उसके बाद जो प्राइमरी की वैल्यू है उसको कभी भी आपने नल नहीं छोड़ना और प्राइमरी की वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। और ये दो चीजें अगर आप अपने माइंड में रखें, ये दो ऐसी चीजें हैं, अगर आप ये अपने माइंड में रखेंगे तो आप जो है वो एंटिटी इंटीग्रिटी अचीव कर लेंगे। सेकंड हमारे पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है ये फॉरेन की का कंस्ट्रेंट है। इसके लिए जो शराइत हैं वो क्या हैं? इसके लिए स्टूडेंट्स एक ही शर्त है कि अगर आपके पास दो टेबल्स हैं, एक प्राइमरी की का टेबल है यानी कि एक पेरेंट टेबल है, एक आपके पास चाइल्ड टेबल है, तो प्राइमरी की और चाइल्ड जो टेबल है उसकी जो फॉरेन की है, इन दोनों की जो वैल्यू है वो आपस में मैच होनी चाहिए। यानी कि जो फॉरेन की के अंदर एट्रीब्यूट के अंदर हम वैल्यूज लिखेंगे वो मस्ट मैच करनी चाहिए प्राइमरी की के एट्रीब्यूट के साथ। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम हम रख लेते हैं स्टूडेंट, दूसरा टेबल है जिसका नाम हम रख लेते हैं सब्जेक्ट्स। अब स्टूडेंट में हमने रोल नंबर 5 का रिकॉर्ड ऐड कर लिया तो सब्जेक्ट्स में हम रोल नंबर 5 के रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने स्टूडेंट में रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड ऐड किया तो सब्जेक्ट्स में हम रोल नंबर 1 के रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं।
लेकिन अगर हम सब्जेक्ट्स में रोल नंबर 7 के रिकॉर्ड्स ऐड कर लें, जबकि जो पेरेंट टेबल है उसके अंदर रोल नंबर 7 का रिकॉर्ड है ही नहीं, तो यहाँ पर ये हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ये जो कंस्ट्रेंट लगाते हैं इसको हम कहते हैं ये रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट है। ये आपको फॉरेन की के अंदर तब तक वैल्यू एंटर नहीं करने देता जब तक पेरेंट टेबल के अंदर उसकी वैल्यू एंटर नहीं होती। तो ये दो हमारे पास जो हैं वो इंटीग्रिटी की टाइप्स हैं, एंटिटी इंटीग्रिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रॉब्लम्स हैं जो डाटा को नॉर्मलाइज करने से, हमारे टेबल्स को नॉर्मलाइज करने से पहले हमें फेस करनी पड़ती हैं। अगर हम अपनी नॉर्मलाइजेशन ना करें, टेबल्स को नॉर्मलाइज ना करें, तो जो मसाइल, जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ेंगे उनको हम कहेंगे ये हमारे वो प्रॉब्लम्स हैं जो नॉर्मलाइजेशन से पहले आते हैं। अब इनमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो सिनोनिम का मसला है। सिनोनिम का क्या प्रॉब्लम है? सिनोनिम का मसला ये है कि हमारे पास यहाँ पर दो टेबल्स हैं। एक टेबल का नाम मैंने रखा स्टूडेंट, एक का नाम मैंने रखा स्टूडेंट सब्जेक्ट्स। अब इन दोनों टेबल्स के अंदर ये पेरेंट टेबल है, ये चाइल्ड टेबल है। स्टूडेंट्स ये ज़हन में रखें कि सिनोनिम का मसला पेरेंट चाइल्ड में ही आने का चांस होता है। हमने पेरेंट टेबल के अंदर जो प्राइमरी की रखी उसका नाम रखा std_id, जबकि उस प्राइमरी की के साथ चाइल्ड टेबल के अंदर जो वहां पर फॉरेन की थी, जो उसकी वैल्यू मैंने वहां पर रखी, वो मैंने std_id की बजाय std नंबर रख ली। अब ये एक ही डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन वहां पर इसका नाम जो है वो std नंबर है। जिस तरह प्राइमरी की में मैं लिखूं रोल नंबर, r नंबर, और फॉरेन की में मैं जाके लिख दूं रोल नंबर। अब मैंने दोनों का जो नाम है वो चेंज किया, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होने का चांस होता है। तो प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों में जो आप की रखते हैं, दोनों के जो स्पेलिंग हैं वो कोशिश करें वो एग्जैक्टली सेम हो। अगर वो सेम नहीं होंगे तो सिनोनिम का मसला आएगा। सेकंड जो हमारे पास मसला है वो है होमोनिम्स का प्रॉब्लम। होमोनिम्स क्या हैं? होमोनिम्स आते हैं दो पेरेंट टेबल के अंदर। हमने दो पेरेंट टेबल्स बनाए, एक का नाम हमने रखा स्टूडेंट, एक का नाम हमने रखा टीचर। एक का नाम हमने रखा स्टूडेंट, एक का नाम हमने रखा टीचर। दोनों के अंदर हमने जो प्राइमरी की थी उसका नाम आईडी रख दिया। अब स्टूडेंट में मैंने प्राइमरी की का नाम रख दिया आईडी, टीचर के अंदर भी मैंने प्राइमरी की का नाम रख दिया आईडी। अब यहां पर फिर कंफ्यूजन है। हमें कोशिश करनी चाहिए, ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो अगर आप सॉल्व नहीं करते तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होंगी। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो दो डिफरेंट टेबल्स हैं, दोनों की जो प्राइमरी कीज हैं, उन दोनों के स्पेलिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, उनके जो नाम हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो यहां पर जो प्राइमरी की है स्टूडेंट के अंदर, मैं अगर इसका नाम रख दूं SID या STID, और दूसरी तरफ टीचर में हमें इसका नाम रख दूं TID, तो ये मेरा प्रॉब्लम जो है यहां पर सॉल्व हो जाएगा। थर्ड जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है वो है रिडंडेंट इंफॉर्मेशन का। रिडंडेंट इंफॉर्मेशन क्या है? जब हम एक ही इंफॉर्मेशन को एक से ज्यादा जगह पर कलेक्ट कर लेते हैं तो हम कहते हैं ये रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्टूडेंट से एक फॉर्म फिल करवा रहा था। वो फॉर्म फिल करवाते हुए मैंने उस स्टूडेंट से पूछा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। उस स्टूडेंट ने डेट ऑफ बर्थ वहां पर एंटर कर दी। अब उसके नीचे मैंने एक और खाने में पूछ लिया आपकी एज क्या है। अब मैंने डेट ऑफ बर्थ भी उससे पूछ लिया, एज भी पूछ लिया। अब स्टूडेंट दोनों में डाटा एंटर कर देगा। अब ये डाटा सेम था, डेट ऑफ बर्थ से भी हमें एज पता लग सकती है, लेकिन हमने दो जगह पूछा। अब दो जगह पूछने का नुकसान क्या होगा? आज से 10 साल बाद अगर हम उसकी डेट ऑफ बर्थ पता करना चाहेंगे तो हम अगर DOB की फील्ड के अंदर से डाटा उठाकर लाएंगे तो वहां पर एक डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ आ रही होगी, वहां पर उसकी जो एज है वो डिफरेंट आ रही होगी। इसी तरह से अगर हम एज के खाने के अंदर से जाकर उसका डाटा लेकर आएंगे तो वहां पर एज जो है वो डिफरेंट आ रही होगी। आज अगर उसने 15 साल एंटर की है तो आज से 10 साल बाद भी एज के खाने के अंदर वो 15 ही आ रही होगी, जबकि DOB के अंदर वो 25 आ रही होगी। तो यहां पर हमारे पास जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट होने का चांस है। तो हमने कोशिश करनी है कि हमने जो डाटा है वो एक डाटा एक ही दफा जो है वो हमने कलेक्ट
करना है। या एक और मसला जो इसके अंदर लोग अक्सर जो गलती करते हैं वो क्या है कि लोग पर्सन से जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो पहले पूछ लेते हैं, उसके बाद डेट का ईयर, डेट का मंथ, डेट का डे वो लहदा भी पूछते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन सेम है, इसको दो जगह पूछने का कोई फायदा नहीं है। जो नेक्स्ट हमारे पास इसका प्रॉब्लम है, चलिए आइए उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा। ऐसा डाटा जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। इसका मतलब ऐसा डाटा जिसमें एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने से ऑटोमेटिकली जो दूसरी ऑप्शन है वो अनसिलेक्ट हो जाती है। तो यहां पर ऐसा डाटा कलेक्ट करते हुए हमें ध्यान रखना होता है कि हम वो डाटा जो है वो स्टूडेंट से एक ही क्वेश्चन में पूछ लें, ना कि दो या दो से ज्यादा क्वेश्चंस में। इसकी एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्टूडेंट का टेबल है, इसके अंदर मैंने स्टूडेंट से पूछा कि आप मैरिड हैं, उसने मैरिड के अंदर टिक कर दिया। उसके बाद मैंने फिर पूछा आप सिंगल हैं। अब क्वेश्चन एक ही है, मैं इसमें अलग-अलग मैरिड या सिंगल की बजाय मैं पूछ सकता था मैरिटल स्टेटस, या मैं पूछ लेता आर यू मैरिड। अब वो अगर मैरिड है तो वो डेफिनेटली अनमैरिड नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं एक क्वेश्चन बच्चे से पूछूं डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाते हुए कि आर यू मुस्लिम, अब वो वहां पर अगर यस कर देता है तो नीचे आर यू नॉन मुस्लिम पूछना नहीं बनता। या आर यू पास और फेल के अंदर से हम इसी तरह से बारी बारी जो है वो क्वेश्चन पूछ लें। इसको हम कहते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा है, जिसमें एक के ट्रू होने से दूसरा फॉल्स हो जाएगा, एक के फॉल्स होने से दूसरा ट्रू हो जाएगा। तो ये ज्यादातर हम यस नो की फील्ड के अंदर इसको कलेक्ट करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो वो चार प्रॉब्लम्स थी जो हमें फेस करनी पड़ती हैं अगर हम अपनी डाटा को नॉर्मलाइज ना करें। चलिए आइए कुछ और जो हैं वो एनोमलीज देखते हैं। एनोमलीज क्या होती हैं? एनोमलीज स्टूडेंट्स वो मसाइल हैं जो हमारे डेटाबेस के अंदर हमें फेस करना पड़ते हैं। अब इनमें हर नॉर्मल फॉर्म में अगर हमारा डाटा जो है वो किसी भी नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा तो हमें यही तीन एनोमलीज फेस करनी पड़ेंगी। हमारे पास नॉर्मलाइजेशन की तीन टाइप्स हैं, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक के बाद। लेकिन अगर हमारा डाटा उनमें से किसी भी नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हमें यही नॉर्मलीज फेस करनी पड़ेंगी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद भी यही नॉर्मलीज आती हैं, सेकंड के बाद भी, थर्ड के बाद भी। इसमें सबसे पहले हमारे पास इंसर्शन एनोमली है। इंसर्शन एनोमली वो एनोमली होती है जो तब आती है जब हम डाटा इंसर्ट कर रहे होते हैं। हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, हमारा सिस्टम हमें प्रॉम्प्ट करता है कि नहीं भाई आप इस टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक आप इस टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट ना करें। अब यहां पर इसको हम कहते हैं ये इंसर्शन एनोमली है। यहां पर हमारा कोई एक टेबल का कोई एट्रीब्यूट किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जब तक उसके अंदर डाटा इंसर्ट नहीं होगा मैंने इंसर्ट करने नहीं देना। इसी तरह से जो एनोमली हमें डाटा को मॉडिफाई करते हुए, चेंज करते हुए आती है उसको हम कहते हैं ये मॉडिफिकेशन एनोमली है। जब हम डाटा को अपडेट करने लगते हैं तो वहां पर जो प्रॉम्प्ट हमें आता है, प्रॉब्लम हमें आती है कि जी आप डाटा को चेंज नहीं कर सकते जब तक आप फलां टेबल के अंदर चेंज ना करें। इसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन एनोमली है। इसी तरह से सेम डिलीट करते हुए जब मसला आएगा तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास डिलीशन एनोमली है। आइए नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज का है। हमारे पास तीन तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं। इनमें से सबसे पहले जो डिपेंडेंसी उसको हम कहते हैं फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब है हमारे सारे के सारे जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो डिपेंड करने चाहिए हमारे सारे के सारे की एट्रीब्यूट्स के ऊपर ओनली। इसका क्या मतलब है? हमारा एक जो टेबल है उसके अंदर दो तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक वो एट्रीब्यूट्स हैं जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स हैं, उनको हम की एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और दूसरे वो एट्रीब्यूट्स हैं जो नॉन की हैं, जो प्राइमरी की के अलावा हैं, उनको हम नॉन की एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास जितने भी की एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे प्राइमरी की हैं, जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे उनके ऊपर डिपेंड करने चाहिए। इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि एक क्लास में जो 50,
40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। 5 टीचर जो उनको पढ़ा रहे हैं, वो 5 टीचर जो हैं वो की एट्रीब्यूट्स हैं। तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी कब अचीव होगी? जब सारे के सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स यानी कि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे के सारे की एट्रीब्यूट्स यानी कि 5 के 5 टीचर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। इसको हम कहते हैं, हमारा जो टेबल है वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है। हमारे डेटाबेस में, हमारे टेबल्स में फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए कि जब सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सारे की एट्रीब्यूट्स के ऊपर ही डिपेंड करें। इसके अलावा 2 ऐसी डिपेंडेंसीज हैं जो हमारे टेबल्स में नहीं होनी चाहिए। उनमें से पहली डिपेंडेंसी है पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास 50 में से कोई 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं जी कि मैंने फलां 2 टीचर से नहीं पढ़ना, मैंने 3 टीचर्स की क्लास लेनी है लेकिन 2 टीचर से नहीं पढ़ना। इसका मतलब उन 5 नॉन की एट्रीब्यूट्स ने सारे के सारे की एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड करने से इनकार कर दिया। अब ये फुली डिपेंडेंट नहीं है, ये पार्शियली डिपेंडेंट हैं। इसका मतलब पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कब आएगी? जब कोई नॉन की एट्रीब्यूट पूरी प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करने की बजाय उसके किसी पार्ट के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देगा। और एक इंपॉर्टेंट नुक्ता यहां पर आपने अपने ज़हन में रखना है कि पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी आने का चांस सिर्फ तभी है जब हमारे पास प्राइमरी की जो है वो 2 या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनी हो। अगर हमारी प्राइमरी की जो है वो सिंगल एट्रीब्यूट की होगी तो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी आने का कभी भी चांस नहीं है। एक पूरी की पूरी क्लास या तो एक टीचर से पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, तो वहां पर पार्शियल का मतलब है पार्शियली, किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। तो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो नहीं होनी चाहिए, हमारे पास फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स जो हैं उनका सारे की एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड करना जरूरी है। थर्ड जो हमारे पास डिपेंडेंसी है उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है ये भी हमारे टेबल्स के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब पार्शियल और ट्रांजिटिव ऐसी डिपेंडेंसीज हैं जो हमारे टेबल में नहीं होनी चाहिए, जबकि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है जब एक नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दे। इसका मतलब कोई ऐसा नॉन की एट्रीब्यूट, कोई ऐसा स्टूडेंट हमारी क्लास में बैठा हो जो बजाय टीचर्स के ऊपर डिपेंड करने के, जो उसको पढ़ा रहे हैं, उनकी बजाय वो किसी दूसरे स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दे। वो कहे मैंने आपसे नहीं समझना, मैंने इस स्टूडेंट से समझना है, अगर ये स्टूडेंट क्लास में आएगा तो मैं आऊँगा, अगर आप इसमें डाटा एंटर करेंगे तो मेरे में भी डाटा एंटर कर सकते हैं, वरना मैं आपको डाटा एंटर नहीं करने दूंगा, अगर ये क्लास में हाजिरी लगवाएगा तो मैं भी लगवाऊंगा, अगर ये क्लास पढ़ेगा तो मैं भी पढ़ूंगा, अगर ये नहीं पढ़ेगा तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। यहाँ पर एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की के ऊपर डिपेंड कर रहा है। स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा मसला आएगा तो मैंने आपको एनॉमलीज पढ़ाई थी, वहाँ पर वो जो एनॉमली है वो यहाँ पर अकर होगी कि ये वाला एट्रीब्यूट जो है वो आपको काम नहीं करने दे रहा, वो कह रहे हैं नहीं पहले उसके अंदर काम करें। तो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है ये भी हमारे टेबल में नहीं होनी चाहिए। अब ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हम रिमूव कब करते हैं, किस जगह पर करते हैं, उनको हम बाद में देखते हैं, अभी हम सिर्फ इनकी डेफिनेशंस देख रहे हैं। तो हमारे पास फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या हुई? सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स का सारे की एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड करना। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या हुई? जब कोई नॉन की एट्रीब्यूट किसी की एट्रीब्यूट के किसी पार्ट के ऊपर डिपेंड करना बंद कर दे। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कब हुई? जब नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करने की बजाय दूसरे नॉन की के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दे। तो इन तीनों को आप माइंड में रखें, नॉर्मलाइजेशन करते हुए ये हमारे काम आएंगे। उसके बाद जब हम डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो डिपेंडेंसी को हम इस तरह से शो करते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास इस तरह से शो होती है। यहां पर मैंने लिखा है A डिटरमिन्स B। हमारे पास यहाँ पे एरो के लेफ्ट साइड पर एक चीज होती है, उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, और जिस साइड पर एरो पॉइंट आउट कर रहा होता है उस साइड पर हम डिपेंडेंट्स लिखते हैं। यानी कि मैं अगर कहूं कि B जो है वो A के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो बिल्कुल ठीक है, या A B को डिटरमिन कर रहा है तब भी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कहूं कि A
बी और सी को डिटरमिन कर रहा है, तो बी के आगे मैं कॉमा डाल के सी लिख दूंगा, तो इसका मतलब होगा बी और सी जो है वो ए पे डिपेंड कर रहे हैं। चलिए आइए नॉर्मलाइजेशन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है? नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कंप्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में बदलना। इसका मतलब कंप्लेक्स टेबल को, डेटा स्ट्रक्चर हम यहां पर रिलेशन को टेबल को कह रहे हैं, तो हम कंप्लेक्स टेबल्स को सिंपल टेबल्स में बदलते हैं, यानी कि हम अपने टेबल्स को ऐसी फॉर्म में ले आते हैं जिसके अंदर हमें एनॉमलीज, इश्यूज कम से कम फेस करने पड़े। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद वो सारे मसले हल हो जाएंगे जो अभी हमने पढ़े हैं। तो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। स्टूडेंट्स, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर अच्छा आपने एक चीज याद रखनी है कि हर नॉर्मल फॉर्म की 2 शरायत हैं। वो 2 शरायत अगर वो नॉर्मल फॉर्म पूरी कर लेगी तो हमारा टेबल जो है वो उस नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमारे पास, अ टेबल इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ, फर्स्ट शर्त है जी प्राइमरी की इज आइडेंटिफाइड, इसकी प्राइमरी की जो है वो आइडेंटिफाई होनी चाहिए। अगर हम अपने टेबल की प्राइमरी की आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की पहली शर्त पूरी हो जाएगी। दूसरी शर्त क्या है? रिपीटिंग ग्रुप्स मस्ट बी रिमूव्ड। हमने ऐसे एट्रीब्यूट्स को अपने टेबल के अंदर से रिमूव करके किसी दूसरे टेबल में शिफ्ट करना है, यानी कि डिकम्पोज करके टेबल को एक नया टेबल बनाना है। ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनमें एक से ज्यादा वैल्यूज आने का चांस हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट के टेबल के अंदर सब्जेक्ट का जो खाना है वो ऐसा एट्रीब्यूट है जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो बायो भी पढ़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ेगा, मैथ भी पढ़ेगा, फिजिक्स भी पढ़ेगा, वो एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ सकता है। तो वहां पर वो जो सब्जेक्ट्स का एट्रीब्यूट है वो हमारा रिपीटिंग ग्रुप है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जब हम टेबल्स को कन्वर्ट करेंगे तो हम रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव कर देंगे। उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बारी आती है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म की भी 2 शरायत हैं। पहली शर्त है टेबल मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, टेबल का फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है। दूसरी शर्त है टेबल के अंदर पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब है जब कोई नॉन की एट्रीब्यूट किसी की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करने की बजाय उसके किसी एक पार्ट के ऊपर डिपेंड करे। तो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे टेबल में मैंने पहले भी बताया था नहीं होनी चाहिए। तो ये हम रिमूव करेंगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। जब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म से पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमूव कर लेंगे तो हमारे टेबल के अंदर फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी अचीव हो जाएगी, हमारा टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म है हमारे पास। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की भी इसी तरह से 2 शरायत हैं। अ टेबल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट इसकी शर्त है जी कि टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होना चाहिए, और दूसरी इसकी शर्त है इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है, जब कोई एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दे। तो हमने यहां से ये डिपेंडेंसी भी रिमूव करनी है। तो जब हम ये काम कर लेंगे तो हमारा जो टेबल है वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा, एक कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर से सिंपल डाटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्मल फॉर्म को अगर आप फिंगर्स के ऊपर देखें तो हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करते हैं, प्राइमरी की को आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं। चलिए आइए इन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखते हैं जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स, एक एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। विच टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इज रिमूव्ड इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म? कौन से टाइप की डिपेंडेंसी जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रिमूव की जाती है? हम जानते हैं कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव की जाती है। नेक्स्ट है इन रिलेशनल डेटाबेस अ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड। एक रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हम टेबल को क्या कहते हैं? टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं। अल्फा ऑप्शन में टपल लिखा हुआ है जो कि रॉ को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन 2 डिफरेंट टेबल्स हैविंग सेम नेम आर कॉल्ड। जब हम 2 डिफरेंट टेबल्स के अंदर, 2 पेरेंट टेबल्स के अंदर 2 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के सेम नेम रखेंगे तो हम जानते हैं यहाँ पर
होमोनिम का मसला आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है द गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज टू। हम जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का एक ही गोल है कि गेट स्टेबल एंड वेल स्ट्रक्चर्ड डाटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा गेट स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। पहली शर्त पूरी हो गई और दूसरी शर्त है इट हैज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर आप देखें आपके पास डेल्टा ऑप्शन में हैज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है नॉर्मलाइजेशन का जो टॉपिक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।